हेलो नमस्कार, दिस इज निशांत। आज के इस न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में हम लोग आज इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो भी आर्टिकल्स बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है उसको देखेंगे। अगर आज का न्यूज़पेपर देखो, कभी कभी क्या होता है कि एक ही न्यूज़ को पकड़ के वो चलते रहते हैं हफ्ता भर। आज थोड़ा चेंज आया है उसमें। और जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा हो रही है इसराइल की, तो इसराइल पे आज पूरा फोकस है उनका, और मेरे हिसाब से आज कल परसों सब इसराइल पे ही रहेगा। लेकिन हमारा फोकस ये रहेगा कि टोटल इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू मिला के टोटल 4 आर्टिकल है, बहुत बढ़िया आर्टिकल है। अगर देखोगे, नजर देखोगे इस पे, तो सी राजा मोहन जी का है, विथ इसराइल एंड लैंड बॉर्डर मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी लेस डिफेंसिव, इंडिया इसराइल ट्रस्टेड पार्टनर्स, एज पीएम विजिट्स इसराइल हाउ टाइज इवॉल्व ओवर द ईयर्स। फिर इसराइल विजिट में स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक रीजनल इंपैक्ट क्या होगा। इन सब को लेके हम एक कंसोलिडेटेड आर्टिकल बनाएंगे, कंसोलिडेटेड तरीके से पढ़ेंगे। और आप जो मेंस अगर इस बार दे रहे हो तो आपके लिए इंडिया इसराइल का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी का विजिट भी हो गया है तो ये भी आपके लिए रिलेवेंट है, वो आप याद रखिए। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, जैसे इंडिया का ट्रेड स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, एफटीए में इंडिया कैसे अपने आप को इवॉल्व कर रहा है टाइम के साथ, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर एआई समिट के टाइम पे जो पैक्स सिलिका की बात हुई थी कि पैक्स सिलिका में इंडिया की एंट्री हुई है। पैक्स सिलिका जो यूएस लेड एक संस्था है, तो यूएस लेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्रुपिंग है, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हैं, और थोड़े बहुत हम लोग जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन आर्टिकल्स को देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको ये 2 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तब कमेंट बॉक्स में आप जाके इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका आंसर हम इस वीडियो में ही देखेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन वेरी प्रोबेबल हो गए हैं आज के टाइम पे, क्योंकि अब देखोगे करंट अफेयर जैसे इवॉल्व हो रहा है, तो आप ये चीज ध्यान रखो कि अब वो सिर्फ स्टैटिक पे फोकस नहीं कर रहा है। करंट अफेयर्स का जो डायनेमिक एलिमेंट है, करंट अफेयर्स का जो एसर्शन रीजन है, करंट अफेयर्स में जो डिटेल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आ रहे हैं, तो उसका ध्यान रखो, हर तरीके की तैयारी करो। चलो, आज का पहला टॉपिक जो है वो है केरला से। केरला में क्या हुआ है, इसका नाम चेंज करके केरलम किया गया है। तो इस पे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो विल ऑफ पीपल है, लोगों की चाह है, इसी बेसिस पे हमने केरला को केरलम किया है। तो इससे रिलेटेड जो रेजोल्यूशन है केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑलरेडी 2023 और 2024 में पास कर दिया गया था, और यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया था कि आप अपना जो केरला का नाम है वो केरलम कर दीजिए। तो ये जो स्टेट का नोमेनक्लेचर है, जो स्टेट का नाम चेंज करने का प्रावधान है, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 3 में है। अब आप मुझे बताओगे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 तो यही है कि पार्लियामेंट जो है नेम एरिया किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। तो आर्टिकल 2 क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, पक्के से बताओगे, तभी समझ आएगा कि आप देख रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, अदरवाइज सब फ्यूटाइल है। अब आर्टिकल 4, इसके बाद आर्टिकल 3 के बाद जो आर्टिकल 4 आता है वो ये कहता है कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं पार्लियामेंट के द्वारा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर ने ऑलरेडी रेजोल्यूशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है। नाम चेंज की बात एक जगह और मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, या इसके रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में भी दिए हुए हैं। और स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए वो आर्टिकल कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 345 में लिखा हुआ है। इतनी चीजें हमें संवैधानिक तरीके से इन सब चीजों के बारे में मेंशन्ड है, वो हम देख रहे थे इसमें। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि अगर नाम चेंज करना है तो कोई भी स्टेट अपने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करेगा। वो रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होता है, एक रिकमेंडरी होता है। अब उससे रिलेटेड जो बिल है वो पार्लियामेंट में पास होती है। अब जो रिजोल्यूशन पास होता है उसके बाद जो बिल बनता है, इसके बीच में क्या होता है? बैकडोर टॉक्स होती हैं। अगर सेंटर और स्टेट में सरकारें अलग हैं तो कैसे मानेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? तो वो एक नेगोशिएशन होती है, एक बात होती है, फिर बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद जो प्रेसिडेंट हैं उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में भेजती हैं, लेकिन वो भी बाइंडिंग नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी उस पर कमेंट आएगा दैट इज नॉट बाइंडिंग। पार्लियामेंट लॉ पास करती है, वो आर्टिकल 3 के अंदर पास हो जाता है। अच्छा, अभी जो नाम रखा गया है केरलम, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो केरलम जो है, देखोगे तो मलयाली में केरला को केरलम ही बोलते हैं, है ना? तो वो एक मलयाली प्रोनाउंसिएशन है, इसीलिए उसको केरलम कहा गया है। जो करंट इंग्लिश नेम है केरला, वो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो अंग्रेज आए थे, जो कॉलोनियल एरा था, वो पोर्तुगीज आए बहुत, जो वहां पे आए थे, तो जो एंग्लिसिटाइजेशन था, जो लोकल कल्चर को अंग्रेजी कल्चर से एक जो ओवरलैपिंग की गई थी,
उसके कारण केरला नाम एक्चुअली केरलम ही था, केरलम बोल नहीं पाते थे, इसलिए वो उसका नाम केरला हो गया था। अब चूंकि हम धीरे धीरे उस कॉलोनियल जोन से बाहर निकल रहे हैं, हम अपना कल्चरल असर्ट कर रहे हैं, हम लिंग्विस्टिक करेक्शंस कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम केरलम रखा गया है। अच्छा, इससे रिलेटेड देखो हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। केरला जो केरला है या जो केरला पुत्रम है, केरला पुत्रम है, इसके बारे में मेंशन्ड कहां है? अब देखोगे तो हमारा जो एंशिएंट टेक्स्ट है, जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, उन अशोका के इंस्क्रिप्शंस में अशोका को केरला पुत्रम कहा गया है। ठीक है, फिर जैसे चेड़ा थे तो उनको क्या कहा गया था? उनको कहा गया था चेरलम, है ना। तो इन सब वजह से केरला का नाम केरलम किया गया। अब आपको इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट प्रीलिम्स में आप जरूर पढ़ लेना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया कब था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। एक कमेटी बनी थी, वो जो बहुत सारे उसमें आंदोलन हुआ, पोट्टी श्रीरामुलु ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया, इन सब चीजों को लेके क्या हुआ था कि जो 3 डिफरेंट प्रोविंसेस थे, है ना, उन प्रोविंसेस को लेके केरला का निर्माण हुआ था। कैसे हुआ था? तो त्रावणकोर, ट्रावनकोर, इनके बारे में हम देखा था, मार्तन वर्मा के बारे में पढ़ा था, कोचीन और मालाबार। इन 3 प्रोविंसेस के जो रीजन्स हैं उनको मर्ज किया गया, मर्ज करके क्या बनाया गया? केरला बनाया गया। कब बनाया गया? 1956 में। कौन सा? 1 नवंबर को। ठीक है, तो अब इसके पीछे जब केरलम नाम रखा गया तो यह हमको क्या इंडिकेट करता है, हमको क्या पता चलता है इससे? आप देखो इसका एग्जाम्पल आप, या ये चीज को आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में इसको आप एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। ठीक है, जो नेमिंग ऑफ स्टेट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आपको स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ना होगा, आपको स्टेट की नेमिंग आर्टिकल 2 और 3 में क्या डिफरेंस है जो मैंने बताया उसको पढ़ना होगा। तो रिसेंट कौन कौन से नेमिंग्स हुई हैं? जैसे ओडिशा का नाम क्या हो गया है? अभी ओडिशा हो गया है, ओडिशा का नाम ओडिशा हो गया है। फिर देखोगे तो उत्तरांचल था, उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। जो इलाहाबाद था उसका नाम प्रयागराज कर दिया। मद्रास का नाम बहुत पहले ही चेन्नई हो गया था। बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया था, है ना। तो इस तरह से चीजें होती हैं और बाकी बहुत सारी चीजें हो रही हैं साथ में, हमको उससे मतलब नहीं है। आगे हम चलते हैं, हमारा जो मेन आर्टिकल है इंडिया इजराइल का, उस पर फोकस करेंगे। अभी एक एचपीवी वैक्सीन देने की बात कही गई है। एचपीवी वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? सर्वाइकल कैंसर ना हो उसके लिए दिया जाता है, सर्वाइकल कैंसर ना हो उसके लिए दिया जाता है। बस इतना सिर्फ आपको पढ़ना था इस न्यूज आर्टिकल से, आप देख लिए। अब आगे चलते हैं इंडिया इजराइल के बारे में। इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन हमने दिया है आपको कि इंडिया इजराइल रिलेशंस हैव इवॉल्व फ्रॉम कॉशस एंगेजमेंट टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप in the context of recent geopolitical developments in West Asia, critically examine the strategic, economic and regional dimensions of इंडिया इजराइल रिलेशन, है ना। हम उसको काफी डिटेल से समझते हैं। 3 आर्टिकल हैं इसके बारे में, सी राजा मोहन जी ने लिखा है। एक आर्टिकल र्यूवेन अजहर है, इंडिया इजराइल ट्रस्टेड पार्टनर्स इन द टाइम्स ऑफ नीड। ये क्या होता है? ये सब जो है ना एक प्रेशर ग्रुप होता है, उनका आर्टिकल दिया जाता है एक माहौल बनाने के लिए कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो बोन होमी होनी चाहिए, ये सब चीजें। फिर एक आर्टिकल सुभजीत रॉय और दिव्या जो पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा लिखते हैं, इन्होंने लिखा है आर्टिकल। फिर एक राजीव अग्रवाल जी ने लिखा है। इन सारे आर्टिकल को हम कंबाइन करके इंडिया इजराइल पे एक डिटेल आर्टिकल देखते हैं। अब अगर इंडिया इजराइल रिलेशंस की बात करो तो देखोगे कि अभी प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इजराइल जा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने पहली बार यात्रा की थी। प्रधानमंत्री जी 2017 में पहली बार इजराइल की यात्रा करते हैं, और वो जो यात्रा थी दैट वाज फर्स्ट एवर बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जहां पे बायलैटरल रिलेशन तो था लेकिन और ज्यादा विजिबल होने लगा, दिखने लगा, और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गया था। समझ में आ रहा है? जो बायलैटरल रिलेशन था लेकिन वो विजिबल और स्ट्रक्चर्ड कम था। 2017 का जो विजिट हुआ, क्योंकि ऐसा था कि जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर विजिट करते थे तो पैलेस्टीन भी विजिट करते थे, इजराइल भी विजिट करते थे। वहां पे स्टैंड अलोन इजराइल विजिट हुआ था 2017 में, उससे बायलैटरल जो टाइज है वो और उभर के आ गया। अब रिसेंटली याद करो, जो 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ, 7 अक्टूबर को जो हमास का अटैक हुआ, उस हमास के अटैक के बाद इजराइल ने वापस से गाजा पे अटैक किया और ईरान और इजराइल की टेंशन्स बढ़ गई। तो फोकस जो है
पूरे वर्ल्ड का और हमारा जो मिडिल ईस्ट से अलाइनमेंट है या ईस्ट एशिया से अलाइनमेंट है, सॉरी वेस्ट एशिया से अलाइनमेंट है, उस अलाइनमेंट में चेंजेस आए और कहें तो एक अरब अरब रीअलाइनमेंट की चर्चा होने लगी। ये एक कीवर्ड है। कब हुआ? जब हमास अटैक हुआ, उसके बाद फिर ईरान से इसके साथ टेंशन शुरू हो गए। फिर आपने देखा कि बहुत सारी चीजें इसराइल ने की, बमबारियां की और बाकी सारी चीजें की। तो हमारा जो रिलेशन मिडिल ईस्ट से था, हमारा जो रिलेशन वेस्ट एशिया से था, वो रीअलाइन होने लगा। हम उसको नाम देते हैं अरब रीअलाइनमेंट का। ठीक है, तो जो इंडिया और इसराइल का रिलेशन है 2014 से पहले कैसा था और पोस्ट 2014 कैसा था, क्योंकि आर्टिकल्स हो सकता है थोड़ा सा पार्टीशन वाला हो, लेकिन हम उसको न्यूट्रल तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो 2014 से पहले रिलेशन था वो काफी लो प्रोफाइल रिलेशन था, लो प्रोफाइल रिलेशन था फॉर द ऑब्वियस रीजंस। जो इसका डिफेंस कॉर्पोरेशन था, हम सामान जो डिफेंस का है वो यहां से खरीदते तो थे, लेकिन वो एक पर्दे के पीछे होता था, है ना, सामने नहीं आता था, पॉलिटिकली मास्क किया जाता था उसको, है ना। अब ऐसा क्यों किया जाता था कि इंडिया ट्रेडिशनली प्रो पैलेस्टीन नेचर था, इसका पोजीशन जो था प्रो पैलेस्टीन था, और जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं, इनकी वजह से इंडिया इजराइल के साथ खुल के बैटिंग नहीं कर पाता था। लेकिन 2014 के बाद एक शिफ्ट आया, जो भी सरकारें आती हैं वो अपना आइडियोलॉजी पोस्ट करती हैं, तो उसमें कुछ बुराई नहीं होती है। चाहे जो कांग्रेस थी उन्होंने भी किया, बीजेपी आई उन्होंने भी किया, अगली जो सरकारें आएंगी वो भी किया। हमें उनकी चीजों को समझना है और काम अपने हिसाब से करना है, अपनी सोच को जो है काफी न्यूट्रल रखना है। तो 2014 के बाद जो रिलेशनशिप है इंडिया और इजराइल के बीच में वो ओपन हो गया, है ना, ओपन हो गया। दोनों ने एक दूसरे को ओपनली एक्नॉलेज किया और आर्टिकुलेट किया, स्ट्रैटेजिकली आर्टिकुलेट किया। दोनों के बीच जो है आपस में जो विजिट्स होते हैं, हाई लेवल विजिट्स होते हैं, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर वहां गए, वहां के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए, इस तरह के जो विजिट्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई, वो बढ़े। फिर देखोगे तो जो कॉपरेशन है दोनों में कॉपरेशन है वो डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, फिर देखोगे तो इनोवेशन, ट्रेड, इन सब चीजों पे काफी बढ़ गया। कहां कहां हम लोग देख रहे हैं? डिफेंस में हमने देखा, टेक्नोलॉजी में हमने देखा, एग्रीकल्चर में हमने देखा, ट्रेड में हमने देखा, इनोवेशन में हमने देखा। इन सब चीजों में क्या हुआ? इन सब चीजों में दोनों का कॉपरेशन बढ़ गया। तो अब एक कीवर्ड आपको लिखना है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है 2014 से पोस्ट 2014, इसको आप बहुत सुंदर एक टर्म में दे सकते हैं कि हमारा क्या था? डिफेंसिव डिप्लोमैटिक पोस्चर, डिफेंसिव डिप्लोमैटिक पोस्चर, और ये डिफेंसिव डिप्लोमैटिक पोस्चर से चेंज होके प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट ड्रिवन, प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट ड्रिवन जो एंगेजमेंट है वो होने लगा। तो हमारा जो पोस्चर है, हमारा जो पोजीशन है इजराइल को लेके वो चेंज हुआ। पहले क्या था? डिफेंस और डिप्लोमैटिक पोस्चर करते थे, लेकिन अब प्रैग्मेटिक और इंटरेस्ट ड्रिवन, मतलब जब हमारी जरूरतें हुई तो हम प्रैक्टिकली, प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल तौर पे जो हमको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो सिंबॉलिक नहीं। तो ये चीज चेंज हुआ कि हम डिफेंसिव डिप्लोमैटिक पोस्चर से प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट ड्रिवन एंगेजमेंट हमारा हो गया। अब इसका हम देखेंगे कि ये जो प्रैग्मेटिक और इंटरेस्ट ड्रिवन है, और ये जो इंटरेस्ट ड्रिवन कहां पे हुआ? ये हमारे स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट में हुआ, ये हमारे डिफेंस इंगेजमेंट में हुआ। तो अब अगर हम स्ट्रैटेजिक और डिफेंस इंगेजमेंट या इस डायमेंशन को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो देखो इजराइल क्या है? इजराइल इंडिया के लिए वन ऑफ द टॉप डिफेंस सप्लायर उभर के आया, टॉप डिफेंस सप्लायर उभर के आया। अब देखोगे जब से इजराइल के साथ बोनहोमी हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स इसीलिए फड़फड़ाने लगा, उसको लगा कि हमसे खरीद रहा था, अब इजराइल से खरीदने लगा। खरीद तो इजराइल से पहले से भी रहे थे, अब ओपन होके आ गया। तो अब जो ये डिफेंस सप्लाईज बढ़े हैं, कौन कौन से डिफेंस सप्लाईज बढ़े हैं, सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा ना, आपको एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे। आप लिखेंगे एयर डिफेंस सिस्टम हमने उनसे लिया, हमने उनसे एयर डिफेंस सिस्टम, अभी बड़ा वाला जो हमारा S-400 है वो तो रशिया का दिया हुआ है, लेकिन और भी बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको इंटीग्रेट किया जाता है एक साथ।
फिर हमने इनसे ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम लिए, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम लिए। फिर हमने इनसे मिसाइल डिफेंस लिया, हमने इनसे मिसाइल डिफेंस लिया। फिर साइबर सिक्योरिटी में हमने इनसे हेल्प लिया। तो इंडिया जो है इनसे, इनके साथ और कहें तो को प्रोड्यूस किया। जैसे कुछ मिसाइल्स के बारे में बात करो तो बराक मिसाइल जो बनाया गया है वो इंडिया इजराइल ने साथ मिलकर बनाया है। और इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है वो हमने इजराइल के साथ बढ़ा दिया, एलिवेट कर दिया। अब जो हम खरीदते थे, खरीदने से हम डिफेंस टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन से लेके अब हम साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अभी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट साथ में कर रहे हैं, ज्वाइंट R&D कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, हम जो एक कहें तो जो बेचने वाला और खरीदने वाला उनके बीच जो डायनेमिक्स होती हैं, है ना, बिचौलियों को साइड करके हम डायरेक्ट बायर सेलर में जो बोनोमी होती है उसको हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें चीज देखने को मिल रहा है कि इसमें काफी मैच्योरिटी आई है। और जहां बात होती थी कि छोटे छोटे डील में भी, डिफेंस डील में इतना घपला होता है, वो सब चीजें कम हो रही हैं। तो डिफेंस और जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसमें हमने इजराइल के साथ बहुत अच्छा काम किया। अब आते हैं हम जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप। अब इजराइल को देखोगे तो उनका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है, वो जस्ट मान के चलो इसी के लिए है क्योंकि हमेशा वो इनोवेट करते रहते हैं, हमेशा जो दुनिया है उससे वो 10 साल आगे हैं। और इंडिया क्या है, फास्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वो इनोवेशन हब है। तो उसका इनोवेशन अगर हमारे पॉपुलेशन के पास आएगा तब तो वो और ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा। अब कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें हमें वो हेल्प कर सकते हैं इनोवेशन में? तो सबसे पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो। फिर बात करोगे सेमीकंडक्टर्स में, वो हमारे साथ आगे चल सकते हैं, हमें इनोवेशन में हेल्प कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में हेल्प कर सकते हैं। फिर देखोगे तो जो वाटर मैनेजमेंट है, वो उसमें हमें हेल्प कर सकते हैं और हेल्प उन्होंने किया है, ये इवॉल्विंग चीजें हैं। फिर जो साइबर सिक्योरिटी है या साइबर रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें वो हमारे साथ आगे चल रहे हैं। इन सब को पूरा करने के लिए, डायरेक्ट तो पूरा होता नहीं है, तो जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो हम लोग साथ मिलकर कर रहे हैं। चाहे मिनिस्ट्रियल विजिट्स हो, हम बिजनेस फोरम्स कंडक्ट कर रहे हो, हम जो वहां के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे यहाँ के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन हो रहा हो, है ना। तो इस तरह की चीजें इंक्रीज करके हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो सप्लाई चेन है, हमारा जो सप्लाई चेन है उसको रिसिलियंट कर रहे हैं, सप्लाई चेन को हम रिसिलियंट कर रहे हैं। और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें हम अपना फोकस बढ़ा रहे हैं और इजराइल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो दूसरे देश हैं उनके साथ हम, जो हमारा पहले से ट्रेड टाइज था उनको तो हम रखा है हमने, लेकिन इजराइल के साथ और ज्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि हम अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर पाए। ठीक है। फिर अगला एंगल है इकोनॉमिक और ट्रेड इंगेजमेंट। आज के टाइम पे कितना भी कोई बड़ा आपका डिफेंस पार्टनर हो, लेकिन इकोनॉमिक ट्रेड टाइज के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोनों के बीच में जो बायलेटरल टाइज हैं वो काफी आगे बढ़े हैं, काफी फ्रुक्टिफाई हुए हैं। वो कौन कौन से एरियाज हैं? वो हैं जैसे केमिकल्स हैं, जैसे केमिकल्स है, फार्मा प्रोडक्ट्स है या फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है। फिर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर आगे चल के देखोगे तो जो भी टेक डिवाइसेस हैं, हाईटेक डिवाइसेस है ना, वो सब हम इजराइल से बात कर रहे हैं। फिर जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो हमारे सामने एफटीए की बात होती है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं, तो हम इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कैसे ट्रेड को और सस्ता किया जाए, जो टैरिफ है वो हम उभर के ना आए। फिर देखोगे रिसेंटली एक आईमैक कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था G20 के टाइम पे। ये आईमैक जो आया था, तो इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है
और इसराइल का जो इनोवेशन इकोसिस्टम है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री आप मान सकते हो। जब वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन सब इनिशिएटिव्स के कारण, जैसे आईमैक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके कारण हमें क्या मिला है, हमें और ज्यादा स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिला है, हमें और ज्यादा स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिला है। हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको विद इन टाइमलाइंस कंप्लीट कर पाएंगे। फिर अगला एंगल है जो जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है, जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। किस तरह से अब बैलेंसिंग एक्ट्स हो रहे हैं, बैलेंसिंग एक्ट्स किए जा रहे हैं। किस चीज को लेके बैलेंसिंग एक्ट होता है कि इंडिया की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है, वेस्ट एशिया पॉलिसी है, वो कहता है कि पहले हम सिर्फ पैलेस्टीन के साथ इंगेज करते थे, अब हम इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के साथ इंगेज कर रहे हैं। अगर दोनों के साथ इंगेज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का धुर विरोधी हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या काम कर रहे हैं, एक बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। हम दोनों के साथ बराबर रिश्ता बना के चल रहे हैं, ठीक है। फिर चूंकि हम इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन है, पैलेस्टीन के साथ अच्छा रिलेशन है, तो जो ऐसे कंट्रीज जो बीच में है, जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, तो ये सब क्या करते हैं, इनके साथ भी हमारा टाइज अच्छा हो रहा है। तो जैसे कंट्रीज लाइक यूएई, लाइक सऊदी अरेबिया, इनके साथ भी हमारे टाइज जो हैं वो काफी बढ़िया टाइज हैं, ठीक है। फिर यूएस ईरान का जो टेंशन है, उस बीच में हमने किसी की साइड नहीं ली। इस कारण से ये बताता है कि हम कितने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सिर्फ बोलते नहीं हैं, सिर्फ प्रीच नहीं करते हैं, बल्कि उसका पालन भी करते हैं। क्योंकि हमने आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग नहीं ली है, हमने हमेशा प्रैग्मेटिज्म की बात की है। अगर हमने इजराइल को कहा है कि आपने गलत किया, अगर हमने कहा है कि आपने हमास का अगर उपयोग किया है इजराइल पे अटैक करने के लिए, तो वो गलत है। तो हमने इजराइल को भी कहा कि आप जो हमास पे अटैक कर रहे हो, तो आप इतना ज्यादा मत करो कि आप ज्यादा वायलेंट हो जाओ जिससे सिविलियंस की हत्या हो। तो वो जो रीजनल इन्वायरमेंट है वेस्ट एशिया का, वो काफी वोलेटाइल है। वहां गाजा, हिजबुल्ला, है ना, अरब अलाइनमेंट्स चेंज होते रहते हैं, तो डिप्लोमेटिक कैलकुलेशंस भी चेंज होते रहते हैं। तो इन सब के बीच इंडिया अगर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बना के चल रहा है, बाकी सारे देशों के साथ सही चल रहा है, तो ये हम जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग कर रहे हैं, और ये आपको आंसर में पक्के से लिखना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि इसका ब्रॉड इंप्लीकेशन का, इतनी सारी चीजों जो हो रही हैं, इससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। व्हाट आर द ब्रॉड इंप्लीकेशंस ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशन ऑन इंडिया। इससे तो हमारा पता चलता है कि हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस तो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, प्रोएक्टिवली हम डिफेंस में जा पाएंगे। फिर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो हम एक्सेस कर पाएंगे, जो कि हाई कॉस्ट पे एक्सेस हो रही थी डिफरेंट कंट्रीज में। तो डिफेंस टाइज मजबूत हो रहे हैं, हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। हम पार्टनरशिप को, जो हमारी बायलेटरल पार्टनरशिप है, उसको हम डाइवर्स कर रहे हैं, उसको हम फैला रहे हैं। इवन टर्बुलेंट रीजन है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पे डिपेंडेंट है, हम डिफरेंट अपना मार्केट्स डिफरेंट बना के रखे हैं, हमने अपने सोर्सेज डिफरेंट बना के रखे हैं। अच्छा, अब इससे इजराइल को क्या फायदा है, इजराइल हमारे से क्या गेन करता है। हमारा सबसे बड़ा पावर है हमारा पॉपुलेशन। जहां पॉपुलेशन है वहां उतनी बड़ी इकोनॉमी है, जितनी बड़ी इकोनॉमी है उतना बड़ा उनका मार्केट है, ठीक है। तो मार्केट चूंकि हमारा बड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इजराइल को हम बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस दे रहे हैं, और इजराइल को अपना एक दोस्त चाहिए एशिया में, क्योंकि बाकी सब तो उनके एडवर्सरी हैं। तो इजराइल को अपना एक फ्रेंड दिख रहा है ना, फ्रेंड इन डिस्गाइज दिख रहा है। और हम इजराइल के साथ उनका डिफेंस जो प्रोडक्ट है वो खरीद रहे हैं, हम उनका जो इनोवेशन प्रोडक्ट है वो खरीद रहे हैं। तो उनका जो इकोनॉमिक बायलैटरल ट्रेड है वो पॉजिटिव में जा रहा है, तो उनके लिए फायदा हो रहा है। और हमारे लिए, या कहें तो इस रीजन के लिए, जो इंडिया पैसिफिक रीजन बोलो या ग्लोबल साउथ वाला रीजन बोलो, वहां पे जो इंडिया की बैलेंस्ड डिप्लोमेसी पोजीशन है, उसके कारण इंडिया एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है एज एन एक्सटर्नल एक्टर, है ना। तो इस तरह की चीजें अगर चलती रही आगे और बढ़ता रहा, तो इससे क्या होगा कि हम आने वाले टाइम पे एक ग्लोबल पावर जो उभर के आते हैं, जहां सबसे रिश्ता है लेकिन लिमिटेड रिश्ता है, कुछ के साथ ही अच्छे रिश्ते हैं, वो वाली चीज बन के उभर के आ रही है। कंप्लीटली जो इंडिया इजराइल का रिलेशन है, ये किस तरह से कॉशस इंगेजमेंट से मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बढ़ा है, किस तरह से हम डिफेंस और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप कर रहे हैं, किस तरह से हम डिफरेंट इकोनॉमीज में अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, और जो वेस्ट एशिया का हमारा वोलेटाइल रीजन है, उस लैंडस्केप में भी हमने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखी है। यही इंडिया इजराइल रिलेशन का क्रक्स है, जो आप
अपने कंक्लूजन में भी मेंशन कर सकते हो। कि हमने काफी एलोबरेट तरीके से इंडिया इजराइल को देखा। आपका काम होगा कि आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों आर्टिकल्स को पढ़ें और इससे रिलेटेड जो भी अगर आपके पास अपना नोट्स बना हुआ है तो उस नोट्स को रिवाइज करिए। और हमने इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया है, इस मेंस के क्वेश्चन को आप जरूर लिखिए। हम एक लिंक भी डाल देंगे उस वेबसाइट पे, आप अपलोड भी कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को जरूर से आप अटेम्प्ट करिए। अब चलते हैं आगे। इंडिया ट्रेड स्ट्रैटेजी ने मल्टीपोलर वर्ल्ड, आपके लिए फिर से एक मेंस क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ एफटीएस यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन द इनहांसिंग इंडियाज इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करने के लिए, इंडिया को इंटीग्रेट करने के लिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनका क्या रोल है, तो इसको आप एनालाइज करिए। तो हम एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे शॉर्ट नहीं शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कैसे हम पहले क्या था 1990 के अराउंड में देखो तो हमारी ट्रेड पॉलिसी एकदम प्रोटेक्शनिज्म वाली थी। हम कभी भी खुल के नहीं खेल रहे थे। लेकिन फिर हमने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया। उसके बाद अब देखो हम फिर से अब एफटीए की तरफ शुरुआत हमने की थी, लेकिन हम कॉशस हो रहे थे। अब वो कॉशसनेस भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और हम कंप्लीट अब एफटीए जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो उस ड्रिवन स्ट्रैटेजी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जो चेंज आया है इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, तो इसमें राइटर ये लिखते हैं कि हम ये अचीव करना चाहते हैं कि देखो यहां इन्होंने मेंशन किया है 2030 तक, 2030 तक हम $2 ट्रिलियन जो है सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। 2030 तक हम $2 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और अभी जो ट्रेड है वो मान के चलो करीब करीब $825 बिलियन का है फॉर बोथ सर्विसेज एज वेल एज इन गुड्स। इसको बढ़ा के हम कहां ले जाना चाहते हैं, $2 ट्रिलियन पे लेना चाहते हैं, है ना। तो हम जो है जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, जो उस ग्लोबल वैल्यू चेन में अपना इंटीग्रेशन चाहते हैं, मार्केट डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपने सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इसीलिए हम जो है एफटीए में फोकस कर रहे हैं। आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया इस आर्टिकल का, ठीक है। तो हम पहले कैसे रहते थे, हम डिफेंसिव खेलते थे। हमको लगता था कि सब अंग्रेज की तरह हमें हमारे ऊपर कब्जा करने ही आ रहा है। और अगर हम एफटीए भी करते थे तो चाहे हम कुछ जो रीजनल ग्रुपिंग जैसे एशियान है, जैसे सार्क है, उनके साथ हम सिर्फ रीजनल ग्लोबिंग जो एफटीए करते थे ताकि हम सेफ रहें। लेकिन अभी देखो हमने एफटीए कहाँ कहाँ कर लिया, हमने एफटीए ईयू के साथ कर लिया, हमने मोटा मोटी अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी जो ट्रेड नेगोशिएशंस हुए उसको तो हटा दिया गया। लेकिन फिर हमने यूके के साथ किया, देखोगे हमने यूएई के साथ किया उसको, या सेपा एग्रीमेंट भी बोलते हैं उसको। फिर लास्ट ईयर आपको याद होगा, लास्ट ईयर हमने एक किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, यस ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, है ना। तो ये हम चाह रहे हैं कि इन सब से हम क्या करें, जो ग्लोबल मार्केट है उसमें हम अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाएं, ग्लोबल मार्केट में हम पहुंचे, अपने आप को उससे इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो हमारे जो अभी एफटीएस होते हैं उससे क्या होता है, अब बस एक सुन लो समझ लो इसको। जो एफटीएस होता है उसमें होता क्या है, एफटीएस में जो टैरिफ्स होते हैं उसको कंप्लीट हम कोशिश करते हैं कि एलिमिनेट कर दें। हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड अगर यूरोप में ज्यादा है तो यूरोप में हम अपने सामान को ज्यादा भेजेंगे, यानी कि हमें प्रोड्यूस ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोड्यूस करने के लिए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा जो एमएसएमई सेगमेंट है जो कि मोर देन 60% ऑफ द एक्सपोर्ट में भागीदार रहता है, तो उसको हम बढ़ा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जिसमें हम काफी महारत हासिल किए हुए हैं, जैसे टेक्सटाइल है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स है, फिर जैसे जो मरीन एक्सपोर्ट्स है, इन सबको बढ़ावा मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि इससे हम क्या होता है, किसी एक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जब भी एफटीए की बात होगी तो आप हमेशा लिखेंगे कि दैट रिड्यूसेस ओवर डिपेंडेंसी ऑन एनी सिंगल मार्केट, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है। फिर जो ग्लोबल ट्रेड गवर्नेंस है, कैसे कौन किसे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें हम इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो उभर के आती है, वो आगे बढ़ के आती है। तो जो अभी इंडिया और यूएस के ट्रेड फ्रेमवर्क, एज एन एग्जांपल जो राइटर लिखते हैं यहाँ पे, जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डील हुई है उसको जो बात करते हैं कि कुछ फोकस एरियाज, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फोकस एरियाज है, जैसे सेमीकंडक्टर, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ चाइना से इंपोर्ट ना करें, हम सिर्फ वियतनाम से इंपोर्ट ना करें, हम वो इंपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स से भी करें। तो हमारा सप्लाई चेन क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है। इनकेस चाइना के साथ हमारे बॉर्डर पे कुछ इश्यूज हो गए, जैसे कोविड-19 पे चाइना से हमने इंपोर्ट खत्म कर दिया था,
मतलब एकदम से मिनिमाइज कर दिया था, तो उसमें पे शॉर्टेज होने लगे सामान के, तो हमने फिर दूसरी तरफ रुख किया। तो ये चीज हम पहले से क्यों ना बना के रखें। तो इंडिया का जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है वो, इंडिया का जो ट्रेड स्ट्रैटेजी है, पहला तो अब समझ लिए क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। पहला क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। वो चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन को रिड्यूस करना चाह रही है, अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को बढ़ाना चाह रही है। वो चाहे डाइवर्सिफिकेशन इंपोर्ट में करें या डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक्सपोर्ट में करें। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ग्लोबल वैल्यू चेन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि हम जो अपने सर्विसेज हैं, है ना, हमारे जो सर्विसेज हैं वो हम किसी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो धीरे धीरे क्या है वो टैरिफ लगा देता है, तो हमारे सर्विसेज इतने परेशान हो जाते हैं। तो इसके मार्केट को भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं। हम चाहे आईटी सर्विसेज में जाएं, चाहे हम डिजिटल ट्रेड में जाएं, या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशनल सर्विसेज में जाएं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर डिप्लोमेटिक लीवरेज की बात होती है कि डिप्लोमेटिक लीवरेज की बात होती है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं ये हम गेन करना चाहता है, इंडिया जो है गेन करना चाहता है थ्रू एफटीए, है ना। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत होंगे, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा, जो एक्सपोर्ट लेड मोमेंटम ग्रोथ है वो बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल होगा, है ना। कुछ रिस्क भी है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर करती है अगर इंपोर्ट ज्यादा होने लगता है, तो जो ट्रेड डेफिसिट हो सकता है वो बढ़ जाए। एग्रीकल्चर अगर इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारी डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो वो सफ़र करेंगी। तो मिला जुला के एक बैलेंस बनाने की इसमें भी ज़रूरत है। और इंडिया का जो शिफ्ट हुआ है डिफेंसिव प्रोटेक्शनिज्म की तरफ से एक एफटीए की तरफ, जहाँ पे खुल खेल रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, ये बहुत पॉजिटिव है। और जिस तरह से ये ट्रेड इंगेजमेंट, मल्टीपोलर ट्रेड इंगेजमेंट की दिशा पे है, इन सब चीज़ों को लेके से ये बताता है कि हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर करने में एक हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो ये आर्टिकल जो है यही कहना चाह रहा है, इसका कोर यही आर्टिकल का, आप समझ लिया होगा आपने, है ना। अब देखो, एनालाइज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पैक्स सिलिका इन द इमर्जिंग ऑर्डर। मुझे क्यों लग रहा है पैक्स सिलिका सिर्फ 7 या 8 नंबर का आपके एग्जाम में आ सकता है ना। तो पैक्स सिलिका के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपने पहले से पैक्स सिलिका के बारे में पढ़ा है तो ध्यान दीजिए, सुनिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, हम इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो पैक्स सिलिका जो है ये एक ग्रुप बनाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। ये एक स्ट्रैटेजिक कोएलिशन है, ये एक स्ट्रैटेजिक कोएलिशन है। कौन लीड कर रहा है इसको? यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा है इसको, है ना। इंडिया जो है इस स्ट्रैटेजिक कोएलिशन को ज्वाइन कर रहा है अभी। जब इंडिया ज्वाइन करता है पैक्स सिलिका, तो हम क्या इंश्योर करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम सिलिकन स्टैक को सिक्योर करना चाहते हैं। ये कीवर्ड आप जरूर लिखना। हम सिलिकन स्टैक को सिक्योर करना चाहते हैं। अब आप पूछोगे सिलिकन स्टैक क्या है? सिलिकन स्टैक मतलब जैसे क्रिटिकल मिनरल है, उसके ऊपर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन हो गया, उसके ऊपर जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन हुआ तो उसकी पैकेजिंग एंड डिजाइन होगी, फिर उसको जो पैकेजिंग एंड डिजाइन होके जहां पे वो जाएगा, जो उसको खरीदेगा, फिर उस पर क्या करेगा, उस पर प्रोग्रामिंग करेगा, फिर प्रोग्रामिंग करके उसका डिप्लॉयमेंट होगा। ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम स्टैक बोलते हैं। स्टैक इज अ टेक्निकल वर्ड फॉर सिस्टम्स, है ना। तो जो सिलिकन का कंप्लीट इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम समझ लो, तो उन इकोसिस्टम को सिक्योर करने के लिए, ताकि जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इज द बेस फॉर अपकमिंग डेज। जब हम एआई की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एआई से रिलेटेड जो भी सप्लाई चेन है वो पैक्स सिलिका एक टाइम पे डोमिनेट करेगा, है ना। तो जो डिपेंडेंसी है लोगों की, कंट्रीज की, इन सेंस हम बोलने का मतलब समझो, जो डिपेंडेंसी है कंट्रीज की, उस डिपेंडेंसी को बिल्कुल खत्म कर देना, क्योंकि आपस में ही हम लोग फिर चीजें आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जो कोएलिशन बनी है वो कोएलिशन इस सिलिकन स्टैक की अगर हम बात करते हैं, जो सिलिकन इकोसिस्टम है इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या आता है हमने जस्ट डिस्कस किया। इसमें आता है जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो भी सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, इन चिप्स की पैकेजिंग होगी,
इन चिप्स के ऊपर प्रोग्रामिंग किए जाएंगे, फिर इनकी डिप्लॉयमेंट होगी। तो पूरा जो इकोसिस्टम है इसको सिक्योर करने के लिए एक ग्रुपिंग बनाई गई है। उस ग्रुपिंग का नाम है पैक्स सिलिका, मतलब सिलिकॉन इज एट द कोर, क्योंकि सिलिकॉन इज द बेस मटेरियल फॉर सेमीकंडक्टर। तो ये एक कोएर्सिव इकोनॉमिक लीवरेज जो चाइना ले रही थी, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी, उसको कम करने के लिए जो आने वाले टाइम पे एडवांस्ड टेक होने वाला है, एडवांस्ड टेक का जो बेसिस होगा वो क्या होगा, वो बेसिस सिलिकॉन चिप होगा, सेमीकंडक्टर चिप होगा। तो इस चीज के लिए इसको मतलब एडवांस टेक में दूसरी कंट्रीज डोमिनेट ना करें और हमें नुकसान ना हो, इसके लिए ग्रुपिंग बनाई गई है। चाइना देखोगे ना तो डोमिनेट करता है, जो भी मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनको निकाला गया, फिर इनकी रिफाइनिंग की गई। तो हम क्यों ना एंड टू एंड सॉल्यूशन इंटरनली ही बना लें ताकि हमको चाइना पे डिपेंड ना रहना पड़े। इसके लिए ये पैक्स सिलिका लाया गया है, इसके लिए रिलेवेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है ना। तो ये जियोपॉलिटिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है लिखने के लिए। तो पैक्स सिलिका का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है, क्वेश्चन भी हमने लिखा है कि एनालाइज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पैक्स सिलिका। तो इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको सबसे पहले पता लग गया कि चाइना जो है 60 से 70% कंट्रोल जो है, जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी रिफाइनिंग में उनका कंट्रोल है। जो परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सप्लाई चेन है, उसमें इन्फ्लुएंस उनका है। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल है चाइना का, इसकी कंट्रोल को कम करने के लिए फिर यूएस जो है अभी अपना स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट कर रहा है, उसमें ये बोल रहा है कि आप अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करते हो, दैट मीन्स आप नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हो। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करते हो, यानी आप नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हो। हम क्यों ना एक ग्लोबलाइजेशन को छोड़ के एक फ्रेंड शोरिंग की दिशा में जाए, मतलब एक सब वर्ल्ड के लिए कुछ करना है। इससे अच्छा है कि 4-5 लोग मिलो साथ में, ताकि यहाँ पे ग्रुपिंग्स तो ना हो। यहाँ पे ग्रुपिंग में आपके काम को वो बाधा पहुंचाएगा, लेकिन यहाँ पे तो ठीक रहेगा। तो यूएस ऐसा सोच रही है कि हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी बना के हम कुछ दोस्तों के साथ जाके फ्रेंड शोरिंग करें, और हम जो हमारे आने वाले टाइम पे जो हमारे लिए उपयोगी हैं, मतलब वो आज से 10 साल 15 साल के आगे का सोच रहे हैं। तो इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, अगर इंडिया की पोजीशन को समझना चाहो तो इंडिया ऑलरेडी आपको पता है यूएस के साथ कभी हाथ बढ़ाता है, कभी खींचता है, लेकिन जब भी टेक की बात होती है, फायदे की बात होती है, तो इंडिया भी सीख लिया है ना। तो अब इंडिया जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप थी, उससे अब डीप टेक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इंडिया अपने आप को जो एआई का जियोपॉलिटिक्स है उसमें अपने आप को सेंटर स्टेज में मान रहा है ना। तो इससे इंडिया को बहुत गेन भी होने वाला है। कैसे, तो इंडिया को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंडिया बूस्ट कर पाएगा अपना। इंडिया का जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है, जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, जो कि नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसका टारगेट, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उसका टारगेट ही है कि $10 बिलियन का हम कंप्लीट यहाँ पे एक सिस्टम बनाए। अभी तक जितने प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं उसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए वो यहाँ से मिल जाएंगे। फिर जो हमारी एआई की इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम बात करते हैं एआई को स्ट्रेंथन करेंगे, तो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए जो हमें 34,000 प्लस जीपीयू कैपेसिटी के जो सिस्टम्स चाहिए, जो हमारा लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है उसको जो पुश चाहिए, जो हमें बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एआई के लिए, वो हम कहाँ से बनाएंगे, तो यही पैक्स सिलिका हमें हेल्प करेगा। फिर सबके कोर में एक क्रिटिकल मिनरल होता है, तो वो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है हमारा, जिसको ओवरसीज एक्विजिशन एक काबिल हमारा संस्था है, KAIBIL, ये काबिल ओवरसीज एक्विजिशन को देखती है। तो हम एक्विजिशन करें बाहर के देशों में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, उनकी रिफाइनिंग फैक्ट्रीज को एक्वायर करें और उस पर हम काम करें, ताकि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें इंडिया इंटीग्रेट तो हो ही, और हम किसी एक पे डिपेंड ना हो कि हम भी एक एक्सपोर्ट पार्टनर बने कहीं के भी। इन सब करने के बाद क्या होगा, इंडिया एक इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस क्रिएट होंगे इंडिया के, कि जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप होती है, जो इंडिया लगभग 2023 में उन्होंने ज्वाइन किया था। इसके बारे में यहां मेंशन भी इन्होंने किया है कि जो हमारी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसमें इंडिया पार्ट करेगा। फिर ब्रिक्स में जो अभी टेक पार्टनरशिप की बात चल रही है, टेक कॉपरेशन की बात चल रही है, तो इंडिया
इनके साथ तो ग्रुपिंग किया यूएस के साथ, लेकिन ब्रिक्स को भी हेल्प करेगा पैरेलल बैलेंसिंग करने के लिए। फिर इंडो पैसिफिक में जो टेक स्ट्रैटेजी की जो रीअलाइनमेंट होती है कि हम ऐसा कर रहे हैं तुम ऐसा करो, तो एक साथ मिलकर चलेंगे, उन सब चीज़ों को इंडिया बैलेंस कर सकता है प्रॉपरली, है ना। तो अब इंडिया को कुछ रिस्क हैं उसमें, वो रिस्क देखने की जरूरत है कि अगर हम यूएस पे ऐसा ना हो कि ओवर डिपेंडेंस हो जाए, हम ऐसा ना कि चाइना के साथ रिलेशन खराब कर ले, तो एक स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हमको फ़ायदा इससे ज़्यादा होने वाला है, और इसका फ़ायदा हमको ज़्यादा होने वाला है। तो आने वाले टाइम पे अगर हम इसका अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ, तो कहने का मतलब हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अभी जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है इंडिया में, वो एक हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो, और इसके जरिए हम आगे एडवांस टेक में पहुंच पाएँ और हम काफ़ी कुछ इसमें कर पाएँ। यही इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव था, पैक्स सिल्का का यही ऑब्जेक्टिव था। आपको पढ़ना जरूरी है, मैंने समझाया, आपके दिमाग में बैठ गई चीज़ें, अब आप इसको लिखिएगा ज़रूर, तभी आपको समझ में आएंगी। अब देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स एक फुल ड्रेस रिहर्सल करती है, कौन सा एक्सरसाइज? वायु शक्ति एक्सरसाइज। वायु शक्ति किसका है? एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है इंडियन एयरफोर्स का है। 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन किए गए हैं ऑप्शन शोज के लिए। सुप्रीम कोर्ट स्टेज केरला हाई कोर्ट ऑर्डर्स पॉजिंग स्टेट सिटीजन फीडबैक इनिशिएटिव, है ना। इसको हमने ऑलरेडी पहले देखा था कि नव केरला सिटीजन रिस्पॉन्स प्रोग्राम जो है, इसको सुप्रीम कोर्ट स्टे करती है, जो ऑब्वियस रीजन है उसके कारण, डिटेल में नहीं जाना है। सब पूछा जा सकता है, नवा केरला सिटीजन रिस्पांस प्रोग्राम किसके लिए था, या सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसको बैक स्टे किया है या एज इट इज़ रखा है। इसके अलावा आपके लिए जानने की चीज़ में कुछ नहीं है। जो भी हमने आपको 2 एमसीक्यूज दिए हैं, उन 2 एमसीक्यूज का आंसर आप, चूंकि पैक्सिल का भी हमने आपको बता दिया, और यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स हाई टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए क्या क्या एसेंशियल है वो हमने आपको बता दिया। तो आप इसका जवाब कमेंट जरूर करेंगे, जो भी मेंस के क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा, जो भी मेंस लिख रहे हैं आपको देखिएगा एक सवाल यहाँ से रहेगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।